बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूला चार्ट में कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं, खोल देते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें आप बहुत ध्यान से किया करो। इनका मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना दिया करता हूं ताकि किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट छूट न जाए। ठीक है, तो अब देखिए, मुझे जहां तक ध्यान है फॉर्मूला चार्ट का हम 33 तक कर चुके थे, है ना। यस, आज मैं क्वेश्चन नंबर 34 करने वाला हूं और शायद आज बस सारे ही आज हो जाएंगे, इसके बाद बचेंगे नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मूला चार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मूला चार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये वास्तव में ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होते हैं, आपके माइंड का पूरा यूज ले लेंगे कंप्लीट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 में पढ़ रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं कि क्या गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 4i कैप माइनस 3 और i कैप माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 2j कैप, है ना। ये आपका गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा है जो x डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रहा है लेकिन y डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, करेक्ट। अब ये कह रहे हैं पियर्सेस से गॉसियन क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 मीटर, एज लेंथ 2 मीटर एंड पोजिशनड एट लाइक दिस, करेक्ट। देखिए जी, ये डायग्राम जो है ना इन्होंने दे रखा है, तो इन्होंने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया है। एक्स एक्सिस बनाई है इधर, वाई एक्सिस बनाई है इधर, है ना। एक्स एक्सिस बनाई है इधर, वाई एक्सिस बनाई है उधर और जेड एक्सिस इधर बनाई है इन्होंने। अब आप थोड़ा देखिए, इन्होंने x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 के बीच में क्यूब बनाया है। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 के बीच में क्यूब बनाया है। क्यूब की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ओ सॉरी 2 मीटर है, क्या है, हाँ, क्यूब की एज लेंथ 2 मीटर है ना। तो एक क्यूब है बेटा, क्यूब की जो इन्होंने साइड दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। अब देखो, इन्होंने यहां पर क्यूब बनाया है, क्यूब को ऐसा बनाया है कि जेड एक्सिस की तरफ ये 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, ये 1 है, ये 3 है, ये इधर जेड 2 है, राइट। एक तो आपका बेस तो ये हो गया। अब इन्होंने इस क्यूब को जो है ना वाई एक्सिस पर भी 2 मीटर ऊपर लेके गए हैं। थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें, ऐसा सीन है, यानी कि बी लिटिल क्लियर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये क्यूब बनाया है इन्होंने और ये क्यूब ऐसा है कि एक मिनट जरा, इधर ये ऐसे है यहां पे, है ना। तो आप देखेंगे कि ये वाई डायरेक्शन में 2 मीटर ऊपर है, जेड डायरेक्शन में 2 मीटर इधर है, लेकिन नेगेटिव जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है ना। अब ये कह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस, मतलब इसको क्यूब को गॉसियन सरफेस कहा है इन्होंने। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इन द न्यूटन पर कूलम, ठीक है, पोजीशन x मीटर है, राइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप फेस। सबसे पहले हम टॉप फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, राइट। टॉप फेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो केवल y डायरेक्शन में निकलेगा बेटा, राइट। तो मैं निकाल रहा हूं टॉप फेस। देखो, फ्लक्स फॉर टॉप फेस। इस टॉप फेस की बात पता है क्या है? टॉप फेस की बात यह है कि y बराबर 2 है, y बराबर 2 है। x और z से तो इसका वेरिएशन ही नहीं हो रहा, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। x और z में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, तो आपको एकदम इस बारे में टेंशन नहीं करनी है। तो देखिए, फाई जो आएगा आपका टॉप फेस पर वो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। फाई आएगा आपका
E इंटू ए, है ना। और जो आपका x डायरेक्शन वाला E है वो इस फेस से नहीं निकलेगा, x डायरेक्शन वाला E यहां से निकलेगा केवल, और y डायरेक्शन वाला यहां से इसमें से एग्जिट आउट होगा, करेक्ट। तो देखिए मैं कह रहा हूं E वेक्टर है आपका -3 इंटू वाई का मतलब है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू वाई डायरेक्शन में जो आपका ये है ना फेस, इसका नेचुरल है एरिया तो 4 ही होगा क्योंकि क्यूब है, क्यूब है तो सारे जो सरफेसेज है, सारे जो फेसेज हैं वो स्क्वायर ही हैं। चलिए अब आप जरा कैलकुलेट करिए इसको, तो -4 + 2 6 -3 -18 इंटू 4, आई थिंक -72 इसमें आपका जो है ना ये आएगा 72 वोल्ट इंटू मीटर, 72 वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा टॉप फेस वाला। हाँ यही आपको आंसर दे रखा है। सेकंड ये कह रहे हैं बॉटम फेस। अब देखो बॉटम फेस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉटम फेस यहां है और बॉटम फेस जो है इसका डायरेक्शन ये है और यहां y = 0 है बॉटम फेस पर, बॉटम फेस पर y = 0 है। तो देखिए मैं यहां कहूंगा फाई बॉटम फेस, फाई बॉटम फेस, है ना बेटा। बॉटम फेस के लिए y = 0 है तो मैं लिखूंगा -3 y स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, y स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये आप ध्यान दो, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया, एरिया तो आपका वही है 4 ही है। तो जरा चेक करना इसको कितना आएगा, 3 × 2 -6 -24 वोल्ट आ जाएगा, -24 वोल्ट इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट होती है बेटा, फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर, राइट। तो ये +24 आएगा क्या, एक बार जरा देखो, ये आपका माइनस, अच्छा सॉरी ये पता है क्या है, ध्यान दीजिए, दिस -j कैप, दिस इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन इज दिस साइड, नेगेटिव j कैप है ना। तो नेगेटिव j कैप है तो इधर से एंट्री होगी और यहां से ये एग्जिट होगा, यहां से एग्जिट होगा, इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्जिट होता है ना आउट, ध्यान दीजिए ये वाला फ्लक्स फाई इन है, फाई इन है और ये वाला फ्लक्स फाई आउट है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं इस डायग्राम को यहां पर वापस बना रहा हूं थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर समझाने के लिए, तो आप देखना एक बार, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि सीन क्या है। देखिए क्या सीन है, सीन ये है कि आपका ई वेक्टर दे रखा है 4i कैप -3 y स्क्वायर प्लस 2j कैप। अब आप इधर ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 4i कैप प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 -j कैप। इसको ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ कि अब आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। ये बेटा y है, ये आपका x है और ये आपका z है। इन्होंने क्यूब कुछ इस तरह से बनाया है ना, मैं बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये आपका y डायरेक्शन पे फेस है। अब यहां से आपका जो है ना, इसको आप यहां ले लीजिए, इसको आप यहां ले लीजिए और ये इस तरह से है, इस तरह से थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। मतलब ये क्यूब जो है ना, इसका फेस यहां से आ रहा है ऐसा। तो अब ये वाला जो है ना टॉप फेस, टॉप फेस जो है, अच्छा एक मिनट जरा, ये जो क्यूब बना है क्योंकि इसका टॉप फेस तो वहां है ना y = 2 पर, तो बेस आपका जो है ना वो xz पर है, बेस क्या है xz पर है। देखो इनका आप डायग्राम जो है ना क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बेस आपका xz पर है ना, थोड़ा सा जो है ना 3D इन्होंने इस तरह से बनाया है, बेस xz पर है, टॉप आपका y पर है, y = 2 पर है, टॉप टॉप y = 2 पर है। तो जो टॉप फेस है, टॉप फेस वो है y = 2, बॉटम फेस जो है, बॉटम फेस जो है वो है y = 0 पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और x की डायरेक्शन जो है वो तो इधर की तरफ है,
आई कैप, 4 आई कैप, 4 आई कैप वाली डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये माइनस जो जे कैप है ना वो इधर है, माइनस जे कैप। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे पकड़िए, ये माइनस जे कैप का मतलब होता है कि फ्लक्स इज कमिंग इन, फ्लक्स इज कमिंग इन, फ्लक्स इज कमिंग इन, इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव फ्लक्स। तो इनकमिंग को हम हमेशा ही नेगेटिव कहते हैं, फाई इन, इसलिए उसको नेगेटिव कहा गया है। लेकिन फाई आउट, अब देखो ये फ्लक्स यहां से आ रहा है तो नेचुरल जब फ्लक्स लाइंस इधर से आ रही है तो इधर से निकलेंगी बाहर, यानी कि बॉटम से ये आउट होगी फ्लक्स लाइंस। तो यहां पर एक्चुअली फाई आउट आएगा बेटा, और फाई आउट हमेशा पॉजिटिव फ्लक्स होता है, ध्यान रखिए, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में पता है क्या चीज है कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ एरिया है, वो डायरेक्शन ऑफ एरिया है तो वो माइनस होगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका जो डायग्राम, ये जो रिजल्ट है वो इस तरह से आएगा। आप तो बेटर यही है, फाई इन, इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटवर्ड गोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई पंगा ही नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा वाला ये कह रहे हैं लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस यहां है। लेफ्ट फेस की क्या खास बात है, लेफ्ट फेस में x इक्वल टू 1 है, लेफ्ट फेस में x इक्वल टू 1 है। तो देखिए जी, फाई लेफ्ट फेस, वाई डायरेक्शन का फ्लक्स लेफ्ट फेस से बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो वाई डायरेक्शन के फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक्स डायरेक्शन का फ्लक्स काम आएगा, 4 आई कैप। तो 4 इंटू इसकी साइड क्या है, साइड तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो यानी कि ये इन आएगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्लस 4 आई कैप है तो ये इन आएगा बेटा, दिस इज फाई इन, दिस इज फाई इन। तो हम इसको बोलेंगे कितना, 4 4 जा 16, तो ये माइनस 16 वोल्ट इंटू मीटर। ये एक्चुअल में फाई इन है इसलिए इसको नेगेटिव लिखा गया है। यस प्लीज, करेक्ट। अब देखिए डी, बैक फेस। देखो जी बैक फेस जो है ना, बैक फेस वो वहां है, उसके पीछे है, पीछे। बैक फेस जो है वो ऐसा फेस है कि उससे ना तो x निकलेगा ना y निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि पैरेलल फेस पर कोई भी फ्लक्स आउट नहीं होता है, पैरेलल फेस पर कोई भी फ्लक्स आउट नहीं होता है, तो इसलिए वो जीरो ही आएगा। फाई बैक फेस, फाई बैक इक्वल टू 0 एंड फाई फ्रंट इज ऑल्सो 0। ये भी बड़ी बात है, फाई फ्रंट फेस भी 0 ही आएगा साहब। इन्होंने पूछा या नहीं पूछा वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं बता देता हूं। अब आपका फाई जो है ना राइट मोस्ट फेस, इस पर निकालना है। आप देखिए फाई राइट मोस्ट फेस, राइट मोस्ट, जो राइट मोस्ट फेस पर फाई आएगा ना वो आपका एक्स डायरेक्शन वाला ही आएगा। लेकिन अच्छा 4 आई कैप तो आएगा, ये तो मतलब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। एरिया आपका निश्चित रूप से 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, यानी ये प्लस 16 ही आएगा, प्लस 16 वोल्ट इंटू मीटर आएगा, राइट। ये आपका यहां तक आ गया। अब ये कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए आप कि कितना इसमें से क्यूब में से निकल रहा है। देखो सारे फाई जोड़ दो जी, सारे फाई जोड़ दो ऊपर से लेकर नीचे तक के, तो फाई टोटल आ जाएगा। ये देखो फाई नेट, फाई नेट आ रहा है आपका -72 प्लस 24 -16 प्लस 16। चेक करना जरा, 0 तो है ही। अब देखो आप कितना, -48 वोल्ट इंटू मीटर आ गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं यहां 2 सवाल आपसे पूछता हूं। दिस -48 वोल्ट इंटू मीटर, व्हाट दिस नेगेटिव फ्लक्स, टोटल नेगेटिव फ्लक्स इंडिकेट्स। तो देखिए फाई नेट नेगेटिव है, फाई नेट क्या है, नेगेटिव है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज देयर इनसाइड द गॉसियन क्यूब। इट मीन्स सर्टेनली, सर्टेनली, ये आपसे सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं बता रहा हूं। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज देयर, नेगेटिव चार्ज इज सर्टेनली देयर, मतलब पक्का ये तो है ही, इज देयर इन द गिवन गॉसियन क्यूब, इन द गिवन गॉसियन क्यूब। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज है अंदर, तभी ये नेट फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है गॉसियन क्यूब। जो भी आपको इन्होंने क्यूब दिया है उसके अंदर नेट चार्ज पक्का पक्का नेगेटिव अंदर है, पैक है,
नेगेटिव पैक है तभी ये नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है। करेक्ट। नंबर 2, अमाउंट क्या होगा इस फ्लक्स का, ये लो अमाउंट, वो सॉरी चार्ज का अमाउंट, चार्ज का अमाउंट तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज आ जाएगा, है ना। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 था और ये फ्लक्स को अच्छी तरह से, अच्छा आप लोगों को एक मौका है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जूम सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम एक कर चुके हैं, शायद 33 अब कौन सा किया था, वो क्वेश्चन 31 किया था हमने, कुछ उसी टाइप का है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको केयरफुली इसको पढ़ना है बहुत ध्यान से। इन फिगर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a 2 सेंटीमीटर इज कॉन्सेंट्रिक विथ अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस b 2a, ठीक है, एंड आउटर रेडियस c 2.4a, करेक्ट। चलिए जी, तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं, है ना। ये कह रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस a 2 सेंटीमीटर का सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना। तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है साहब, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो इसको हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर रेडियस है, करेक्ट। अब ये क्या है कि इसके चारों तरफ एक कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल जो है वो इस तरह से है, देखो 2 और 1 2 और आगे है ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ना उसकी रेडियस, इन्होंने कहा 2a, इसका मतलब इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर थिकनेस 4 आ रही है, थिकनेस इन्होंने दे रखा है 0.4a, यानी कि ये जो पूरी की पूरी जो थिकनेस आई है ना, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम ठीक से नहीं बना पा रहा, है ना, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। बेटा ये है ना 4.8 है, आप चेक करो एक बार, चेक करिए सवाल को पढ़ करके, सवाल को पढ़ के चेक करिए, 4.8 सेंटीमीटर, है ना। इन्होंने कहा है कि जो सॉलिड स्फीयर जो सबसे इनर वाला है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो इसकी जो इनर रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, और आउटर रेडियस 4.8 है, बिल्कुल सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। द स्फीयर हैज अ नेट यूनिफॉर्म चार्ज Q1 इक्वल टू प्लस 5 कूलम, 5 कूलम है साहब स्फीयर के अंदर, जो सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए जी, इसके अंदर चार्ज है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो दे रखा है +5 कूलम। चलो जी, यहां पे तो +5 दे दिया इन्होंने, है ना, +5 कूलम, ये +5 कूलम है बेटा, इस सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बोल रहे हैं ये। द सेल हैज अ नेट चार्ज Q2 इक्वल टू -Q1। अच्छा, इस सेल के ऊपर नेट चार्ज जो है वो -5 कूलम है, -5 कूलम है बेटा नेट चार्ज टोटल। अब वो बात है कि इनर सरफेस पर क्या होगा, आउटर सरफेस पर क्या होगा, एक अलग कहानी है, लेकिन इन्होंने ऐसा बोल रखा है। अब चलिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंसेज, हाँ ये सवाल है ना। अब देखिए, मैं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, है ना। सबसे पहले मैं एकदम सेंटर पर पहुंच रहा हूं, देखा बेटा सेंटर पर, इस जगह पर, है ना, इस जगह पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है एट सेंटर, सबसे पहला बात R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इन, आपको पढ़ाया गया था K Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब आपका R इक्वल टू 0 है तो नेचुरल है E इन 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट आंसर आपका 0 आ गया। सेकंड आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है B R इक्वल टू A/2। अब देखो A/2 का मतलब है 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस का आधा, भैया 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर है, सिंपल बात है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूं सेकंड वाला है R इक्वल टू A/2। A/2 का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो मैं फिर से फॉर्मूला यही काम में लूंगा, E इन बराबर KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। आप चेक करें प्लीज, देखो K को आप लिखिए 9 × 10⁹, बेटा कैपिटल Q को लिखो
कैपिटल क्यू है आपका 5, आर को लिखिए आप, एक मिनट, ये कैपिटल क्यू है आपका 5, है ना, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है आपका 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर है आपका 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का क्यूब करना है आपको, ध्यान देना, 2 सेंटीमीटर का क्यूब। अब कैलकुलेशन करिए आप ये कैलकुलेशन करिए। तो देखो मैं कर रहा हूं इस कैलकुलेशन को, आप एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करना। 9 इंटू 10 की पावर 9 तो है ही बेटा, 5 आपका आएगा ही आएगा, 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर बोलते हैं, और ये हो जाएगा 4 नहीं 8 होगा ना, ये तो 8 इंटू 10 की पावर -6। आप कैलकुलेशन करो तो ये 45 डिवाइड बाई 8, 45 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 की पावर कितना होगा बेटा, 6 एंड ऊपर चला जाएगा ना, 50 में से 2 गया तो 13 आएगा शायद, 10 की पावर 13 न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। 45 बाई 8, 10 की पावर 13, 45 में 8 से जरा डिवाइड करना, कितना आएगा, मेरे को लगता है कि ये आप डिवाइड जब करेंगे ना 45 में 8 से, तो 8 5 जब 45, 8 5 जब 40 होता है, तो 5.625 ऐसा आना चाहिए, आपको डिवाइड करना था, सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाला, यस दिस इज गिवन। अब आपका तीसरा वाला है सी, आर इक्वल टू ए पर, यानी इसकी सरफेस पर चाहिए, इसके सरफेस पर। तो चलिए हम इसकी सरफेस पर निकाल देते हैं। तो तीसरा वाला जो है वो आपका आर इक्वल टू ए है, इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो देखो कुछ नहीं करो, आप इसकी सरफेस पर निकालना है, तो आप यहां पर स्मॉल आर इक्वल टू 2 कर दो, यानी इसका डबल आ जाएगा जी। हाँ, इसका डबल आएगा, पक्का पक्का डबल आएगा। देखो मैं इसको इतना कंफर्म क्यों बोल रहा हूं डबल, एक्चुअली क्या होगा कि आपका ये आर बराबर 2 सेंटीमीटर रखो, यहाँ पे अभी 1 रखा था, 2 रख दो, तो भाई ये वाली कैलकुलेशन डबल हो जाएगी, इसमें क्या बात है, आप इसको डबल कर दीजिए। डबल कर देंगे तो क्या होगा, ये 11 पॉइंट, इसका डबल करो यार, पहले ये वाला कितना आ रहा था, 5.625 आ रहा था, तो 5.625 को डबल कर दो प्लीज, है ना। इसका डबल करोगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे को लग रहा है ये कुछ अलग आएगा। 5.5 का डबल तो आपका जो है ना 11 हो जाएगा 5.5 का, फिर ये बचेगा 1.25, तो ये आएगा आपका 11.25 इंटू 10⁻13 आएगा, चेक करो आप, 10⁻13, हाँ जी, ये 11.25 इंटू 10⁻13 ही दे रखा है आंसर। वो इन्होंने इस तरह से लिख दिया ना, 14 लिख दिया, तो वो तो लिखने का अपना अपना तरीका है, कोई खास बात नहीं है, न्यूटन पर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर पर इन्होंने जो पॉइंट लिया है ना, वो पॉइंट इन्होंने लिया है d इक्वल टू 1.5a। इसका मतलब जो आपका r है वो इन्होंने 1.5a कहा है, 1.5a को 2 सेंटीमीटर बोलोगे तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा बेटा। अब ये आउटसाइड आ गया, यहां से बाहर आ गया, इससे इस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया, देखिए इस जगह पे आ गया, तो मैं सरफेस की बात, सरफेस से बाहर की बात कर रहा हूं, ई आउटसाइड। आउटसाइड जो है ना, ये सरफेस का फॉर्मूला भी लगा के आप कर सकते हो, k/a², कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, मतलब ये जो पिछला वाला सवाल था। अब ये बात है आउटसाइड, आउटसाइड का तो आपका k/r² आएगा सीधा। तो चलिए जी, k को आप लिखिए 9 इंटू 10⁻9, कैपिटल क्यू को आप 5 लिख दीजिए, r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रखो, 3 का स्क्वायर आजकल 9 होता है, और 10 की पावर -4 भी होता है ना। देखना 9 से 9 गया, तो मेरे को लग रहा है ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 13, यस दिस न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी वाला। डी के बाद में फिर है ई, स्मॉल r इक्वल टू 2.3a, अच्छा 2.3a, स्मॉल r इक्वल टू 2.3a, ओके, ये 2.3a तो यहां आएगा भैया, इसके अंदर आएगा, देखो इसके अंदर तो आंख में इसके आप 0 लिख दो, बिल्कुल कोई अकल लगानी नहीं। हाँ
इसमें तो आग नीचे जीरो लिख दो भैया, मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है, मेटल में आपने बात देखते ही आपने कह दिया वो 2.3 का मतलब होता है 2.3a, इसका मतलब होता है 2.6 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 4.6 है ना, 4.6 सेंटीमीटर। तो 4.6 सेंटीमीटर तो 4.8 से कम आएगा ना, तो यहाँ इसके अंदर ही आएगा, और यहां पर ई जीरो आएगा, पक्का पक्का ई जीरो आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आर इक्वल टू 2.3 आ गया, आर इक्वल टू 3.5 ए पर ये आ गया ना, फिर आर इक्वल टू 3.5 यानी एकदम बाहर चला गया जी, एकदम बाहर चला गया। अब देखिए ये एकदम बाहर वाली बात करते हैं, है ना, जरा इस एकदम बाहर वाली गॉसियन सरफेस बनाना है। What is the total amount of charge included in the Gaussian surface? Total amount of charge 0 है, तो इसका मतलब आपका 6 वाला जो है ना R इक्वल टू आपने क्या किया, कौन सा डिस्टेंस लिया है, 2.3 का मतलब 2 सॉरी 3.5 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3.5a, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर हो गया। ये बिल्कुल आउटसाइड है, बिल्कुल आउटसाइड है, लेकिन आउट में आपका टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब 0 आएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलिए जी एफ आगे जी क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेट चार्ज और इनर सरफेस। ये बात देखो आप सुनो, ये प्लस चार्ज है ना, हमें इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, तो इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएं तो उसमें टोटल चार्ज को 0 आना चाहिए एनी हाउ, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़ जाए, लेकिन टोटल चार्ज 0 आना चाहिए अंदर। ये +5c है बेटा, इसका मतलब यहाँ -5c को होना पड़ेगा इनर सरफेस पर, 5 कूलम को होना ही पड़ेगा इनर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर क्या होगा वो देखते हैं अपन। अब देखो एक बात सुनो, इसको +5 चार्ज दिया था, इसको टोटल चार्ज -5 दिया था, अब -5 इनर सरफेस पे आ गया तो इसका मतलब आउटर सरफेस पर 0 होना चाहिए, नहीं तो टोटल कैसे होगा। आप कुछ नहीं करना, आपको सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि मेटल के जो वॉल्यूम है, कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, उसके अंदर हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बनाना है, यानी आपको वहां तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, राइट। फिर बाहर क्या होगा अंदर क्या होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन कम से कम ये जरूरी है कि मेटल में आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया है तो दैट टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज within the Gaussian surface must be 0 in all the cases, ठीक है। चलिए अब आपका ये सारे सवाल सॉल्व हो गए, यहां पर तो आपका 0 आएगा ही आएगा, और इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 आएगा, टोटल चार्ज 0 आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन इजी है लेकिन खोलने वाला है ना कंसेप्ट, कंसेप्ट को तो बेटा खोलना पड़ेगा ना पूरा। चलिए अब अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ द फॉर्मूला चार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, इन फिगर एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट डायरेक्टली अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज प्लास्टिक शीट है जी एट स्पीड v, ठीक है। द शीट इज नॉन कंडक्टिंग, फ्लैट एंड वेरी लार्ज। फिगर b गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स वर्टिकल कंपोनेंट वर्सेस टाइम until the return to launch point. What is the sheet's surface charge density? देखिए ये बहुत ही मतलब जो है ना इंफॉर्मेशन इन्होंने अलग अलग ढंग से दी है, और आप देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, है इन्होंने ग्राफ देखो आप साथ में, मैं पहले शीट बना दूं एक बार, देखना ग्राफ को ध्यान से देखना, ये शीट है बेटा, शीट प्लास्टिक की बनी हुई है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो होगी आपकी क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंसेप्ट ये है, एक्चुअली प्लास्टिक शीट बोलने का मतलब ही ये हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगेगा आपका ई के लिए, करेक्ट। अब देखो इसके पास में से एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है स्ट्रांगली, बहुत तेज स्पीड के साथ, नेचुरल है इसके पास में से जब इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है vs स्पीड के साथ, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव शीट है, तो नेचुरल इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो यहाँ पे एक रिटार्डेशन लगेगा बेटा, रिटार्डेशन लगेगा, जो रिटार्डेशन है एक्सीलरेशन, वो रिटार्डेशन होगा और वो होगा QE अपॉन m। Q क्या है, Q है -E और E क्या है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और मास तो मास है, वो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, करेक्ट। ये आपका रिटार्डेशन लगेगा। इस रिटार्डेशन के कारण इलेक्ट्रॉन रुकेगा, यहां जाकर के रुक गया। इन्होंने यहां का टाइम दे रखा है रुकने का, इन्होंने टाइम दे रखा है टी नॉट, इन्होंने टाइम दे रखा है टी नॉट, करेक्ट। अच्छा, टी नॉट पर रुक गया, फिर वापस आएगा, तो बेटा ये जितना जाने में टाइम लगा है उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो देखो इन्होंने 2t0 वापस आने का टाइम दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सीलरेशन ये है, तो देखो मैं बताता हूं, v फाइनल इट इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। यहां पर जो है स्पीड 0 होगी तभी तो रुकेगा, रुकेगा जैसे 0 होगी तभी रुकेगा, तो 0, u कितना है जी, vs, a को लिखो, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस ही लिख दीजिए, e सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी नॉट। अब आप टी नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछिए साहब, इन्होंने टी नॉट ना पूछा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा पूछा है इन्होंने। एक काम करो आप, e सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी नॉट इट इज इक्वल टू vs। आप सिग्मा निकाल दो जी, vs इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट m अपॉन e टी नॉट। चेक करिए जरा ये आंसर है क्या, दिस शुड बी द राइट आंसर, है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट vs, बिल्कुल यही जवाब है। तो कितना आसान सवाल था, है ना, बस वो डायग्राम बना करके थोड़ा सा जो है ना दिखा दिया ऐसा करके। ये ऐसे एडवांस वाले करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, एडवांस वाले इस तरह के बड़े खेल करते हैं, एक अजीब सा डायग्राम बना देंगे, कोई ग्राफ बना देंगे, कुछ वो कर देंगे और टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे बहुत सारा, तो बच्चा क्या उसमें ही उलझ जाता है, वो सोचता है ये क्या बना दिया, जब ये होता कुछ भी नहीं है। आपका काम केवल ग्राफ को पढ़ना है और टू दी पॉइंट पढ़ना है, टू दी पॉइंट, जो पॉइंट है ना वहीं पे पढ़ना है, बाकी चीजों से हमें क्या लेना था। देखो मैंने, आप देखो अभी मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टाइल चेक किया आपने, मेरा दिमाग कहीं नहीं गया, मेरा दिमाग केवल वहां गया कहां रुक रहा है और फिर वापस कहां चल रहा है, खत्म बस। बाकी आप देखो सॉल्व करने में तो मैंने केवल यहां तक का यूज किया, वापस लौटा उसको तो यूज भी नहीं लिया, क्यों ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सो प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 क्वेश्चन में क्या है, अ चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सेल, चार्ज पार्टिकल is held at the center of a spherical cell, correct? The following figure gives the magnitude of electric field E versus radial distance R. What is the net charge on the cell? अच्छा, इसका मतलब सेल के ऊपर वाला चार्ज पूछा है। तो देखो बेटा एक बात सुनो, इन्होंने कुछ इस तरह का गेम खेला है कि एक चार्ज पार्टिकल की सेल है, सेल 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 है तो जरूर थिकनेस है, ये आपको पक्का करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है बेटा, पक्का यहाँ पे मेटल है, करेक्ट। अच्छा, जब यहाँ पर मेटल है तो अब देखिए आप क्या है, यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, एक मिनट जरा, अ चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सेल, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया, क्या रखा है वो नहीं बताया इन्होंने, बोला नहीं है, चुपचाप रखा है, ठीक है ना, और एक ग्राफ दे दिया हमारे को, कोई ग्राफ राफ भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं, देने दो। अब इन्होंने क्या किया है, इस ग्राफ को देख करके पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द सेल, यानी इस चार्ज को नहीं पूछा गया है, इसके चार्ज को पूछा गया है, नेट चार्ज सेल के ऊपर, है ना, इस चार्ज को बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लो इस सेल के ऊपर कोई चार्ज है नेट, तो मान लो इस पर नेट चार्ज क्यू है, नेट चार्ज क्यू है साहब, वो बात अलग है कि ये क्यू है, तो नेचुरल इनर सरफेस पर माइनस क्यू को आना पड़ेगा, माइनस क्यू को क्यों आना पड़ेगा, देखो मैं ग्रीन कलर से गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, है ना, या चलो ब्लू से बना देते हैं, ये आपका यहां पे जो है ना आना पड़ेगा इसको। अब यहां आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, तो इसका मतलब इसके अंदर गॉसियन सरफेस में अंदर चार्ज 0 आना चाहिए, प्लस क्यू है तो इसको माइनस क्यू होना पड़ेगा। अब इसके जो बाहर सरफेस पर जो चार्ज आएगा ना, वो टोटल चार्ज क्यू होना चाहिए, क्योंकि हमने क्यू माना है, तो हमने क्यू माना है, तो यहां पर जो है कैपिटल क्यू प्लस क्यू आएगा टोटल चार्ज, ये तो हमने केवल माना है, हमारा क्वेश्चन केवल क्यू पूछा है, इन्होंने हमसे केवल क्यू पूछा है, जो
फाइनल जो जवाब है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द सेल, ये पूछा है, कैपिटल क्यू को बिल्कुल भी नहीं पूछा है। चलिए अब हम स्टेप वाइज स्टेप बात करते हैं। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 2 पॉइंट, एक बार मैं ग्राफ पढ़ रहा हूं, 2 3, और ये ग्राफ जो दे रखा है ना थोड़ा ये देखो बनाने में जो है ना गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक चीज यहाँ बड़ी क्लियर कट नजर आ रही है। वो पता है क्या नजर आ रही है कि ये 2 और 3 के बीच में कोई एक जगह है जहां पर ये चीज स्टार्ट होती है। ध्यान दो, ये चीज जो है ना ये यहां से ये सेंटर है, तो ये वाली जो जगह है ना वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपका ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है बीच में, लेकिन 3 एक ऐसा सेंटीमीटर दे रखा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से आ गया है 8 के बराबर, है ना, 8 के बराबर, यानी कि ये सरफेस का आ गया, इस जगह का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह का आ गया है ना। तो मैं दोनों चीजें कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 10 कैलकुलेट करता हूं 1 पर। इन्होंने 1 पर देखा है या 10 पता नहीं कहां दे रखा है ये 10। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने, ये ग्राफ थोड़ा सा ठीक से बना हुआ नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10 दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले तो आप 1 सेंटीमीटर यहां ले लीजिए कहीं पर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। ये आपका 2 से ज्यादा आएगा और ये आपका 3 के आसपास, 2 से थोड़ा ज्यादा और 3 से थोड़ा कम यहाँ पर, इस तरह का ग्राफ इन्होंने बना रखा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उन्होंने पोजीशन जो है ना 2 से थोड़ा आगे बढ़ा के फिर 3 के बीच में एकदम 0 दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है वहां पे, ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अब मैं सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की बात कर लेता हूँ। तो देखो E बराबर दे रखा है 10, तो ये है KQ/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ जी, अब आप जरा देखना, ये 10 दे रखा है ना बेटा, तो मैं K को लिख रहा हूं 9 × 10⁻⁹। कैपिटल Q का हमें ज्ञान नहीं है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10⁻⁴। तो जरा कैपिटल Q की कैलकुलेशन करो बेटा। कैपिटल Q आपका जो आने वाला है ना, ये आने वाला है 10/9, और ये 10⁻13 है ना, जरा देखना 10/9 × 10⁻⁻13 कूलम, ये आपका कैपिटल Q आया है, कैपिटल Q आया है, जो कि इन्होंने पूछा नहीं है, ही हैज नॉट आस्क्ड दिस कैपिटल Q, उन्होंने ये वाला पूछा है स्मॉल q। तो देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, सरफेस पर इन्होंने जो है ना 3 सेंटीमीटर का वो दिया है और E की वैल्यू 8 दी है। तो देखो E जो दिया है सरफेस पर वो दिया है 8 इक्वल टू K होगा आपका, आप यहां पर देखो आपका जो है ना नेट चार्ज जो इस जगह पे आएगा, अगर मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। सरफेस पर बना रहा हूं, गॉसियन सरफेस एकदम एडजेसेंट बना रहा हूं सरफेस के, तो बताइए टोटल चार्ज कितना होगा। ये प्लस Q है बेटा, ये माइनस Q है, तो दोनों मिलकर के 0 हो गए, लेकिन ये Q प्लस Q है इसके ऊपर, यानी कि हमारे पास में ये आएगा Q प्लस Q अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, हाँ, तो 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, चेक करो ये आएगा आपका, और इसकी वैल्यू इन्होंने 8 दे रखी है, हमने कैपिटल Q पहले निकाल लिया है, बस अब आप गेम खेलो। तो ये देखिए 8 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, कैपिटल Q हमें निकाल रखा है, हमें स्मॉल q चाहिए, वी वांट स्मॉल q, तो 9 × 10⁻⁻4, 9 से 9 गया, 10⁻⁻13 आया। तो अब आप जो है ना इसको Q प्लस Q की वैल्यू लिखिए यहाँ पर, देखो मैं Q प्लस Q लिख रहा हूँ यहाँ पे, Q प्लस Q इक्वल टू आ गया है आपका 8 × 10⁻⁻13, हमें स्मॉल q चाहिए, वी वांट स्मॉल q एंड कैपिटल Q इज देयर, सो आई थिंक स्मॉल q शुड बी 8 × 10⁻⁻13 माइनस 10/9 इंटू 10⁻⁻13। प्लीज चेक करिए कैलकुलेशन, डोंट बिलीव ऑन माय कैलकुलेशन, है ना, मतलब मैं गड़बड़ भी कर सकता हूं भाई।
10⁻13 को तो आप कॉमन ले लो, देखो चुपचाप, ये आ जाएगा 8 9 जा 72, है ना, 72। ये क्या बात है, कुछ कैलकुलेशन सही नहीं आ रही ना। 8 इंटू ये आएगा ना 10/9 है वो, बिल्कुल। तो एक बार इसको है चेक करना पड़ेगा बेटा, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, या तो जो है ना ग्राफ जो है इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। ये एस दे रखा है, डेटा मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना। लिटिल बेटा डेटा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना डायग्राम जो बना हुआ है इसके हिसाब से ये क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हमने 1 सेंटीमीटर वाला लिया ना 10 ऊपर, सबसे ऊपर, तो भी प्रॉब्लम आ रही है। और हम अगर इस 2 के आगे लेते हैं, ये 2.5 लेकर देखेंगे अपन, ये शायद 2.5 है और वो 3 है ना, तो भी काम बन सकता है हमारा। 2.5 जो है ना, इसका मतलब वो इसकी इनर सरफेस पर है। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर रहा हूं 2.5 मान करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाला जो डेटा है ग्राफ पर वो ठीक नहीं नजर आ रहा। हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर से कैलकुलेशन करी है, अब 1 सेंटीमीटर से कैलकुलेशन करने पर हमारा हाल ये हो रहा है। अब इस हालात में तो इसका जो आंसर है 23 माइक्रोकूलम, वो आने का कोई चांस है ही नहीं, नो चांस। अच्छा, ये ई की वैल्यू भी 10⁻7 में दे रखी है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमने ई की वैल्यू भी ठीक से नहीं लिखी है। ई की पावर जो है ना, देखो आप ई इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम में दे रखा है। तो चलिए एक बार तेज स्पीड से इस सवाल को हम दोबारा करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 37 है। देखो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, ये आपका एक सॉलिड था पहले, और सॉलिड के ऊपर फिर यहाँ पे एक खोखला इन्होंने बनाया है, और एक ग्राफ इन्होंने दे रखा है। ग्राफ आपके सामने है, आई डोंट वांट टू ड्रॉ द ग्राफ हियर ऑन द बोर्ड, राइट, वो ग्राफ आपके पास है। तो इन्होंने यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद 2.5 है, ये 2.5 है, और ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, बस ऐसा मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ कि 2.5 है और 3 है, आधा ही मान के चलो, ठीक है। अब चलो हम एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर डेटा हम एडजस्ट करेंगे एज पर द आंसर। मैं एक बार करके देख लेता हूँ कैलकुलेशन। तो देखो बेटा, इस जगह की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ई इनर सरफेस है ना, इनर सरफेस, तो ई इनर सरफेस पर आएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मतलब ये कैपिटल क्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा। और इसको इन्होंने दे रखा है 2 इंटू 10⁻7, ये इन्होंने गिवन है। तो एक बार मैं इसको 9 इंटू 10⁻9 लिख देता हूँ। कैपिटल क्यू हमें पता नहीं है, आर को मैं लिख रहा हूं 2.5 सेंटीमीटर, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे हम। एक बार आप इसको 2 इंटू 10⁻7 लिखो बेटा, कैपिटल क्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करिए एक बार। तो आई थिंक दिस विल बी 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻7 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, ये आपका कैपिटल क्यू आया है एज पर दिस डेटा जो 2.5 पर अवेलेबल है ना। चलो तो देखो क्या है, 9 एंड 10⁻7, तो आप जरा इसको 12.5 लिख देता हूं क्या मैं? हाँ, ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और बाकी आप 10 की पावर जरा कहानी लिखो क्या आएगी स्टोरी। ये आपका देखो 10⁻4 है, और ये 3, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई है बेटा, है ना। इस कैपिटल क्यू की वैल्यू को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 25/18 इंटू 10⁻⁻6, ये माइक्रोकूलम आया है कैपिटल क्यू, ये जो कि हमारे से पूछा नहीं गया है, जो कि हमारे से पूछा नहीं गया। हमारे से क्या पूछा गया? इसका नेट चार्ज। तो मैं यहां आ जाता हूं सीधे इसकी सरफेस पर। इसकी सरफेस पर इन्होंने ई लिया है 8, तो मैं एक बार जो है ना इसकी सरफेस वाला ई लिख देता हूं यहां पर, आप जरा चेक करना, ई एट द आउटर सरफेस, है ना। तो वो आएगा कैपिटल के क्यू प्लस क्यू अपॉन आर है 9 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये है बेटा। तो मैं एक बार इसको लिख रहा हूं 9 इंटू 10⁻9
कैपिटल क्यू प्लस क्यू को हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इसको लिख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर -4 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 7। ये अब आप चेक करो जरा, 9 से 9 गया तो कैपिटल क्यू प्लस क्यू क्या आया, ये आएगा 13, आप ले जाइए उधर, तो 8 इंटू 10 की पावर -6 आया है ना, 8 इंटू 10 की पावर -6 आया। अब आप एक काम करो, स्मॉल क्यू चाहिए आपको, तो 8 इंटू 10 की पावर -6 माइनस कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू आपने लगा रखा है 18, ये 25/18 लिख दे रहा हूं मैं, है ना। अब आंसर आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, है ना बेटा। अगर मान लो डेटा गलत है तो बिल्कुल नहीं आएगा, और डेटा सही है तो फिर आएगा ही आएगा। चलिए एक बार, मुझे लगता नहीं ये आंसर आएगा, 10 की पावर -6, 18 इंटू 8 देखना जरा, है ये 20/3 माइक्रोकूलम आंसर दे रखा है भाई। यहाँ पे देखो बात ये है, आंसर दे रखा है 20/3 माइक्रोकूलम, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आएगा, है ना, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। अब या तो अप्रोक्सीमेट दे रखा है आंसर, है ना, वैसे ये ग्राफ भी थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है ही, है ना। तो तो आप देखिए, प्रॉपर हम जो है कोई पॉइंट इसलिए नहीं पकड़ा रहे कि ग्राफ में जैसे मान लो हम 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट भी पकड़े तो ये 4 हो रहा है ना। अब ये देखो 18 इंटू 8 कितना आएगा, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 शायद 144 होता है, 18 8 जा 144 होता है ना। तो 144 माइनस 25/18, तो क्या अप्रोक्सीमेटली इतना, लेकिन अप्रोक्सीमेट इस तरह के आंसर देते नहीं जनरली, है ना, इस तरह के आंसर नहीं देते अप्रोक्सीमेट, है ना। चलिए देखो कितना आएगा ये, 144 में से आप 25 घटाइए तो ये 121 आ जाएगा शायद। जब आप 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 आएगा, ये 119 आएगा, है ना। तो देखना जरा 119/18 तो इंटू 10 की पावर -6। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली अगर 120 लिख दूं, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, हालांकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा लिखना, है ना। हाँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेकिन मेरे को लग रहा आंसर आ गया। बाबा रे, 6 से डिवाइड करो तो 20/3 माइक्रोकूलम है। ये अप्रोक्सीमेट दे रखा है भैया आंसर, लेकिन इनको फिर है ना लिख लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी चीटिंग है। चीटिंग कैसे है ये लिखना चाहिए क्वेश्चन में भाई अप्रोक्स है, तो हम थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं भैया अप्रोक्स हो सकता है। चलो खैर, एनीवे यू गॉट योर रिजल्ट राइट, ठीक ही है और बेस्ट वी हैव डन, तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए आप, है ना। एक्चुअली पता है क्या, आपको मैं एक बात बताता हूं, इस तरह की सिचुएशन आपके एग्जाम में भी खड़ी हो सकती है। हाँ जी, जेईई मेन के एग्जाम में भी हो सकती है, एडवांस में भी हो सकती है। हर साल एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डिस्क्रिपेंसी होती है और बड़े लेवल तक डिस्क्रिपेंसी होती है ना। आपको मैंने पिछले 11th क्लास वाले टाइम में भी बताए होंगे कि आईआईटी ने कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें उसको खुद को जो है ना आंसर्स को क्या करना पड़ा है, डिजोल्व करना पड़ा है, बहुत बार। पिछली बार भी जो है, जो अभी पिछला जो आईआईटी एडवांस एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उनको अपने आप को डिजोल्व करना पड़ा और आंसर को पब्लिक के हिसाब से लेना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, तो वो तो हम जब करेंगे, पेपर वगैरह करवाएंगे आपको हम, तो वो तब करेंगे। फिलहाल 38 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। 38 क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन टू अ क्वार्टर ऑफ द डिस्क, ठीक है जी, एक्सपेंडिंग टू इंफिनिटी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, मतलब ये एक डिस्क है जो इनफिनिट है साइज में, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखो जी, एक्स एंड वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है साहब, इस साइड में कुछ नहीं है, इस साइड में कुछ नहीं है, एक्स है ये वाई है, इधर भी इनफिनिट है, इधर भी इनफिनिट है। तो ये इस तरह का एक सीट है जो कि इनफिनिट सीट है साहब,
प्लस सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बट साइज ऑफ द सीट इज इनफाइनाइट। चलिए अब देखिए, सेंटर ऑफ द डिस्क इज एट O, फाइंड द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड डिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड 2D। करेक्ट, हम दोनों पता कर लेते हैं। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। अगर ये डिस्क पूरी होती, अगर ये डिस्क पूरी होती, कंप्लीट होती, तो क्या होता? मतलब ये क्वार्टर में ना होती, पूरे चारों तरफ कंप्लीट डिस्क होती। कंप्लीट डिस्क होती तो ये एक इनफाइनाइट सीट होती। अगर कंप्लीट डिस्क होती, चारों क्वाड्रेंट के अंदर होती, तो क्या होती? फिर इनफाइनाइट सीट होती, फिर वो इनफाइनाइट सीट होती है। करेक्ट। अब देखो इनफाइनाइट सीट जब होती ना, तो आपका ई क्या आता? ई TOTL, टोटल ऑफ कंप्लीट सीट, ऑफ कंप्लीट सीट। तो आपका ये आता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा ई कंप्लीट सीट का आता ना, ओके। लेकिन इन्होंने 1/4 दे रखी है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/4 हो जाएगा, क्या बात है? आप कहोगे वाह सर, ऐसे ही 1/4 कह दिया। हाँ बिल्कुल, आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा ही होगा। देखो होगा क्या, होगा ये कि उसके जो, अगर मैं इसको छोटा सा डायग्राम बनाऊं ना, एक इतना बड़ा डायग्राम ना लूं, आप केवल समझ लीजिए, छोटा सा समझने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं। मान लो ये आपकी कंप्लीट सीट है, कंप्लीट सीट है, तो कंप्लीट सीट है तो बेटा ये देखो इसके 4 पार्ट है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आने वाला है ना, वो सिग्मा और जेड कंपोनेंट ही पूछा है इन्होंने, ध्यान दीजिए। कंपोनेंट तो आएंगे दूसरे भी, कंपोनेंट तो दूसरे भी आएंगे, एक्स वाला भी आएगा, वाई वाला भी आएगा, लेकिन जेड कंपोनेंट ही पूछा है, इसलिए आप इसको सीधा 4 पार्ट कर सकते हैं इसका, और ई जेड कंपोनेंट पूछा है इन्होंने। आप सवाल अच्छी तरह पढ़ें तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट के कैप आएगा। बहुत ही जोरदार सवाल है ना। इस तरह के सवाल जो है ना कॉम्पिटिशन में आते हैं। ये क्या मतलब, बस बच्चे को केवल चेक करना चाहते हैं। इन्होंने जेड कंपोनेंट पूछ लिया, जेड कंपोनेंट पूछ लिया, इसका मतलब इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि मतलब ये भी नहीं चाहते कि बच्चा परेशान हो, क्योंकि अब एक्स वाई कंपोनेंट निकालने के लिए तो फिर हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ करनी तो पड़ेगी, वो अलग कैलकुलेशन आएगी, राइट। तो और दैट इज आउट ऑफ योर स्कोप। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो तो बिल्कुल सिंपल आएगा। आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E इंटू डेल्टा डी। तो E आपका है सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो डेल्टा डी कितना आएगा? डेल्टा डी आपका D माइनस 2D माइनस डी है ना, हाँ 2D माइनस डी, 2D माइनस डी। चेक करो जरा, तो दिस विल कम सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चेक करिए, ये आपका जवाब आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 38 था। देखो क्वेश्चन नंबर 39, two metal sphere, one of radius r and other of radius 2r, both have the same surface charge density. They are brought in contact and separated. The new surface charge density will be very good question. बहुत ही इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन देखो बेटा, दो चार्ज हैं, स्फीयर है, एक रेडियस r वाला और एक रेडियस 2r वाला। अब देखो एक रेडियस r वाला है, एक रेडियस 2r वाला है, करेक्ट। अब इन्होंने क्या कह रखा है, इनिशियली दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, दोनों का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब बेटा जब सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो मैं कहूंगा Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। Q2 इक्वल टू Q2 सिग्मा इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर। तो मैं कह दूंगा कि Q1 जो है आपका वो है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और जो Q2 है आपका वो है 4 ऑफ Q1, 4 टाइम्स ऑफ Q1, यस 4 टाइम्स ऑफ Q1। अब ये कह रहे हैं इन दोनों को एक वायर से कांटेक्ट कर दिया और फिर वापस सेपरेट कर दिया, एक बार जोड़ दिया आपस में, टच करा दिया, एक बार क्या किया आपस में टच करा दिया, एक बार टच करवाया और टच करा के वापस रख दिया। अब देखो क्या होगा, अब आपके पोटेंशियल सेम आएंगे, तो फाइनली जो है ना ये होगा बेटा, फाइनली V विल बी सेम, क्योंकि एक बार टच कराया ना तो
दोनों के अंदर करंट का फ्लो होगा। करंट फ्लो तब तक होता रहेगा और इसमें पता है कितना टाइम लगता है? नैनो सेकंड्स। अरे साहब पिको सेकंड्स में गेम हो जाता है। पिको सेकंड्स में तो बिजली कड़क जाती है और धड़ 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 भाग जाते हैं इधर से चार्ज, और पोटेंशियल सेम हो जाएगा फाइनली। पोटेंशियल सेम होगा तो फाइनली V फाइनल 1 इक्वल टू V फाइनल 2 आएगा। देखो तो मैं लिख रहा हूं V फाइनल 1 इक्वल टू V फाइनल 2, तो K Q1 फाइनल अपॉन R बराबर K Q2 फाइनल अपॉन 2R, ये आएगा बेटा, पोटेंशियल सेम आएगा। तो मैं K से K काट दूं, R से R काट दूं, तो जरा चेक करना, Q1 फाइनल अपॉन Q2 फाइनल, ये आपका आएगा कितना? Q1 फाइनल Q2 फाइनल 1 अपॉन 2 आएगा बेटा ये। अब देखो टोटल चार्ज कितना है? Q1, ये Q1 है और ये 4Q1 है, ये Q1 है और ये 4Q1 है, यानी टोटल चार्ज 5Q1 है ना? Q टोटल है Q1 प्लस 4Q1, टोटल चार्ज 5Q1 है बेटा, और हमारा ये रेशियो आ रहा है Q1 अपॉन Q2। तो देखिए मैं Q1 फाइनल अपॉन Q2 फाइनल लिख रहा हूं। एक मिनट जरा मैं वीडियो को देख लूं जरा क्या हाल है, सही चल रहा है? जस्ट अ मोमेंट। देखो बेटा कई बार क्या वो बंद हो जाता है अपने आप, तो फिर वापस परेशानी हो जाती है। 1/2 है ये रेशियो। अब इसका मतलब समझिए 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब 5Q1 जो टोटल चार्ज है ना, इसको मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि वो 1/2 हो जाए। तो मैं कर रहा हूं 5Q1 अपॉन 3 अपॉन 10Q1 अपॉन 3। बाबा ये स्टाइल है। क्या किया हमने? इस 5Q1 के 3 हिस्से किए बराबर बराबर। आपको एक चपाती अगर आपके पास है, सो तो अगर एक चपाती आपके पास है और एक चपाती के इस तरह से हिस्से करने हैं कि एक एक हिस्सा और एक डबल हो, अब बताओ कैसे करोगे? एक आपके पास सपोज मैंगो है, वाटरमेलन है, अब उस वाटरमेलन के आपको 2 हिस्से ऐसे करने हैं कि एक तो 1 हो एक डबल हो उसका, तो कैसे करोगे? आप उसको 3 बराबर हिस्सों में काटो, है ना, और 2 एक साइड रख लो, एक साइड रख दो, तो वही किया है हमने। ये आपका Q1 और Q फाइनल आ गया। इसका मतलब अब मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नया वाला निकालूंगा। इन्होंने नए वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए पूछा है हमसे, तो मैं कर रहा हूं, देख रहा हूं। न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 न्यू, तो सिग्मा 1 न्यू आएगा Q1 फाइनल अपॉन 4πr²। बिल्कुल सिग्मा का तो यही है ना बेटा, सरफेस एरिया। अब देखो ये 5/3 Q1 अपॉन 4πr²। चलो जी 5/3 Q1 आपका ये है, ये रखा Q1 ये रखा है, सिग्मा इंटू 4πr²। लिखिए यहाँ पे ईमानदारी से Q1 की वैल्यू, ये लो जी। इसका मतलब आपका फर्स्ट आंसर आ गया 5/3 सिग्मा, 5/3 सिग्मा। यस, फर्स्ट आंसर 5/3 सिग्मा है। अब हम सेकंड वाला कर देते हैं, सिग्मा 2 न्यू। अब की बार हम क्या करेंगे? Q फाइनल 2 अपॉन एरिया कितना है इसका? इसका एरिया है 4πr², यानी कि 2r का होल स्क्वायर, यानी 4r² आएगा बेटा यहाँ पे। तो जरा चेक करना, 10/3 Q1, 10/3 Q1 का मतलब Q1 है ना, और ये है आपका 4 4 16, 4 × 4πr²। ये लो, मैं जानबूझ के ऐसे लिख देता हूँ, है ना, जिसे एक πr² काट सकूं ना मैं आराम से। आप एक बार चेक करना, आई थिंक दिस विल बी 10/3 एंड सिग्मा की तो ये बकवास है ही, 4πr² अपॉन 4 × 4πr²। चेक करो, so this cancel and I think it will be 5/6 सिग्मा, है ना। वो क्या होगा, ये 2 से ये कटेगा ना, तो 10 से कटेगा 2, 5 आ जाएगा, 5/6 सिग्मा आएगा बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, राइट। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है, 40। बोथ द रिंग्स एंड कंडक्टिंग स्फीयर आर गिवन सेम चार्ज। अच्छा, ये एक रिंग पर सेम चार्ज है, और डिटरमिन द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। ओके,
assume that the center of the sphere lies on the axis of the ring and is it necessary that the charge on the ring be uniformly distributed to the answer? अच्छा, तो हमें है ना जो उसके ऊपर क्या चाहिए, assume that the center of the, ऐसा करो जी, आप सिंपल सी बात है कि आपका जो है ना, ये इन्होंने एक रिंग दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है आपको 3r, तो आप जो है ना सीधा उसका सेंटर तक का ले लीजिए, आप खत्म हो गया। ये लो, देखो इसको मैं अगला पेज पे ले जा रहा हूं, है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, एक रिंग दिया है बेटा, रिंग की रेडियस दे रखी है कैपिटल R, और इस रिंग पर चार्ज दिया है कैपिटल Q। अब क्या क्या है, 3r डिस्टेंस पर इन्होंने एक स्फीयर रख दिया है और हमें इस पर पोटेंशियल पूछा है। स्फीयर पर, स्फीयर पर क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। अच्छा, स्फीयर पर चार्ज नहीं दिया है, रिंग और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों ने Q चार्ज दिया है। देखो ऐसा है, ये जो रिंग है ना, इसके लिए आप इसके जो है ना, अच्छा सेंटर तक की डिस्टेंस इन्होंने 3r दे रखी है बेटा, ध्यान दीजिए, सेंटर तक की डिस्टेंस है 3r, तो जरा ये डिस्टेंस निकाल लो, ये √10r आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 1 का स्क्वायर, तो √10r आएगा डिस्टेंस। तो मेरे को लग रहा है कि ये है ना रिंग के कारण पोटेंशियल ही निकलवाया है केवल, है ना। तो देखिए इसका आंसर आएगा V इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस √10r, है ना। तो ये आपके पास बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो है ना एक्चुअली में सिमेट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिमेट्री है, तो वो आपका जो यहाँ सेंटर पर पोटेंशियल आएगा वही यहाँ आएगा। अब आप कहोगे हाँ बिल्कुल, कंडक्टर है ना, कंडक्टर है तो पोटेंशियल सारे पर सेम आएगा, जो सेंटर पर आएगा वो यही आएगा। हम सेंटर पर कैलकुलेट कर रहे हैं इंटेंशनली, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट ऑन द सरफेस, ठीक है ना। तो क्योंकि पूरे के पूरे में सेम आने वाला है तो मैंने सेंटर से डिस्टेंस ली। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसका चार्ज दिया हुआ है उसका क्या होगा, इसका चार्ज दिया हुआ है उसका क्या होगा। ये थोड़ा सा एक यहाँ पे both ring and conducting sphere are given the same charge, determine the potential of the sphere, assume that the center of the sphere lies on the wrist। ठीक है, इन्होंने determine the potential of sphere कहा है, तो अब एक्चुअल में इसका पोटेंशियल भी आना चाहिए यहाँ पर KQ अपॉन R, तो बेसिकली तो ऐसा होना चाहिए ना, ये KQ अपॉन √10r, ये तो बिकॉज ऑफ बेटा रिंग आया है, प्लस KQ अपॉन R इसका खुद का भी आएगा, पोटेंशियल तो आएगा बेटा, बचेगा नहीं क्योंकि चार्ज तो इस पर भी है और वो पूरे जगह सेम आएगा, है ना, सरफेस पर जितना आएगा वही अंदर तक आएगा पूरे, करेक्ट। तो ये आना चाहिए एंड इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दी सिचुएशंस, है ना, क्योंकि दोनों कंडक्टर हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से देखो आप, आज आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फॉर्मूला चार्ट के। बेटा इन सारे फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस को मन लगा करके अच्छी तरह से करो, और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डिस्कस विथ मी इन जूम सेशन, है ना, छोड़ना नहीं है बस, जूम सेशन में एक भी सवाल नहीं छोड़ना, आपको जो समझ में नहीं आता है सारा पूछ लीजिए, राइट। ओके, नमस्ते।